ईट लाइक अ हॉर्स। जब ये इडियम सुनते हैं तो एक तस्वीर बनती है, एक बड़े मजबूत घोड़े की। घोड़े जो अपनी ताकत और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत सारे खाने की जरूरत पड़ती है। तो ये इडियम उसी कंसेप्ट से निकला है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना, खास तौर पर ऐसी भूख जो जबरदस्त फिजिकल मेहनत के बाद लगती है। ये सिर्फ ज्यादा खाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शिद्दत और जोश के बारे में है जिसके साथ खाया जाता है। ये एक ऐसी एपेटाइट को डिस्क्राइब करता है जो आम से कहीं ज्यादा हो। ये फ्रेज ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है जहां जिस्म पूरी तरह थक चुका हो और एनर्जी की सख्त जरूरत हो। एक ऐसी सिचुएशन सोची जा सकती है जहां एक लंबी पहाड़ी चढ़ाई की हो या 8-10 घंटे का सफर किया हो। उस वक्त जो भूख महसूस होती है वो नॉर्मल से बहुत अलग होती है। उसी एक्सट्रीम हंगर को बयान करने के लिए, उस एहसास को आवाज देने के लिए ये ईडियम एकदम परफेक्ट है। ये सुनने वाले को फौरन ये अंदाजा दे देता है कि भूख किस लेवल की है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द हाइक आई कुड ईट लाइक अ हॉर्स, ड्रिंक लाइक अ फिश। ये ईडियम एक पुरानी धारणा पर बेस्ड है। पहले लोग मानते थे कि मछलियां जो हमेशा पानी में रहती हैं वो लगातार पानी पीती रहती हैं। साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसी इमेज से ये मुहावरा बना है। आज इसका इस्तेमाल पानी के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर जरूरत से ज्यादा अल्कोहल पीने के लिए होता है। ये 1 या 2 ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, ये उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है जहां कोई इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में और अक्सर लगातार शराब पी रहा हो। अक्सर ये इडियम सोशल गैदरिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जैसे पार्टीज, शादियां या दूसरे फंक्शंस। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पी रहा हो, तो उसके उस बिहेवियर को पॉइंट आउट करने के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन का अंश होता है और कभी-कभी एक हल्की सी चिंता या आलोचना का भी। ये कहने का एक तरीका है कि उस शख्स का पीने का अंदाज आम या अपेक्षित नहीं है, जैसे कि एट द वेडिंग ही ड्रैंक लाइक अ फिश। मेडन स्पीच। यहां पर मेडन शब्द का मतलब है पहला या प्रथम। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नए जहाज की पहली समुद्री यात्रा को मेडन वॉयज कहते हैं। तो मेडन स्पीच का मतलब हुआ किसी नए चुने गए नेता या प्रतिनिधि का सदन में दिया गया सबसे पहला भाषण। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है, एक माइलस्टोन। जब कोई नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहली बार बोलने के लिए खड़ा होता है तो उस भाषण को उनकी मेडन स्पीच कहा जाता है। ये टर्म खास तौर पर संसदीय या विधायक संदर्भ में ही इस्तेमाल होता है, जैसे पार्लियामेंट या असेंबली में, क्योंकि ये किसी नेता का पहला ऑफिशियल भाषण होता है। इसके साथ बहुत सारी उम्मीदें और दबाव जुड़े होते हैं। उन्हें एक ही समय पर अपनी पार्टी के विचारों को, अपने चुनाव क्षेत्र के मुद्दों को और अपनी खुद की काबिलियत को साबित करना होता है। इतने सारे प्रेशर की वजह से ये अनुभव अक्सर बहुत तनावपूर्ण हो सकता है, चाहे तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसीलिए ये सेंटेंस एक आम स्थिति को बताता है। द यंग एमपी वॉज नर्वस ड्यूरिंग हिज मेडन स्पीच। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ये एक बड़ा ही दिलचस्प इडियम है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत हॉर्स रेसिंग की दुनिया से हुई। अगर किसी रेस के नतीजे के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? सीधे उस घोड़े के सबसे करीबी लोगों से, जैसे उसका मालिक या ट्रेनर। लेकिन सबसे पक्की खबर तो खुद घोड़े से ही मिल सकती है, अगर वो बोल पाता। तो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब है इंफॉर्मेशन का सीधे उसके मूल स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स से आना। ये अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि 100% ऑथेंटिक जानकारी है। इस फ्रेज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी जानकारी की सच्चाई पर जोर देना हो, जब किसी विषय पर अलग अलग तरह की बातें या अफवाहें चल रही हों, तो उन सब पर विराम लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये कहने का मतलब है कि ये खबर सीधे उस व्यक्ति से मिली है जो उस मामले से जुड़ा है। ऐसा कहने से उस बात का वजन बढ़ जाता है और सभी संदेह दूर हो जाते हैं। एक तरह से यह सच्चाई की गारंटी है। फॉर इंस्टेंस, आई हर्ड द न्यूज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। किड ग्लव्स। इस इडियम का मतलब इसके शब्दों में ही छिपा है। किड यहां बकरी के बच्चे को कहते हैं और उसके चमड़े से बने दस्ताने यानी ग्लव्स बेइंतहा नर्म और मुलायम होते हैं। तो जब यह कहा जाता है कि किसी चीज को किड ग्लव्स से हैंडल करना है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ अत्यंत नरमाई, सावधानी और नाजुकता से पेश आना है। मतलब इतना ध्यान रखना है कि उस चीज या इंसान को जरा सी भी ठेस न पहुंचे। इस फ्रेज का इस्तेमाल 2 अलग अलग तरह की सिचुएशंस में होता है।
पहला, ऐसी चीजों के लिए जो भौतिक रूप से बहुत नाजुक हैं, जैसे कोई कांच का सामान, कोई पुरानी पेंटिंग या कोई डेलिकेट मशीन। और दूसरा, लोगों के लिए, ऐसे लोग जो बहुत संवेदनशील यानी सेंसिटिव हैं या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनसे बातचीत करते समय या उनके साथ व्यवहार करते समय बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। उन्हें किड ग्लव्स से ट्रीट करना पड़ता है ताकि अनजाने में भी कोई बात उन्हें छुभ ना जाए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में एक नाजुक चीज के बारे में कहा गया है, दिस एंटीक वास मस्ट बी हैंडल्ड विथ किड ग्लव्स। कीप कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट। जरा इस फ्रेज को इमेजिन करके देखिए। मान लीजिए एक कार्ड गेम चल रहा है और कोई प्लेयर अपने कार्ड्स यानी पत्तों को एकदम अपने सीने से चिपकाकर बैठा है। क्यों? ताकि कोई और देख न पाए कि उसके पास क्या है, उसका अगला मूव क्या होगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब एक राज रहे। बस यही इस इडियम का आत्मा है। जब हम कहते हैं कीपिंग कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट, तो इसका मतलब होता है कि कोई इंसान अपने प्लान्स, अपने इरादे या कोई जरूरी जानकारी जानबूझकर छिपा रहा है। किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगने दे रहा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो इस इडियम को यूज कब करते हैं? अक्सर ऐसी सिचुएशंस में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, जहां इंफॉर्मेशन को छिपाकर रखना ही सबसे बड़ी ताकत हो। सोचिए बिजनेस की दुनिया के बारे में। जब कोई बड़ी कंपनी एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लाने वाली होती है, या फिर पॉलिटिक्स में ठीक इलेक्शन से पहले, ऐसे हाई स्टेक सिनारियोज में अपनी स्ट्रैटेजी को सीक्रेट रखना एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। ये एक तरह की मिस्ट्री क्रिएट करता है। आपके कॉम्पिटिटर्स बस अंदाजा ही लगाते रह जाते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, एप्पल इज कीपिंग इट्स कार्ड्स क्लोज टू इट्स चेस्ट। हाई एंड ड्राई, इसके पीछे की जो तस्वीर है वो काफी असरदार है। सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ा जहाज जो तूफान के बाद समुंदर से दूर रेत पर आकर फंस गया है। पानी की लहरें पीछे चली गई हैं और अब वो वहां अटका हुआ है, कहीं आ जा नहीं सकता, बिल्कुल बेसहारा। यही एहसास इस इडियम का मूल है। जब किसी को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उसे एक बहुत ही मुश्किल और लाचार हालत में अकेला छोड़ दिया गया है, बिना किसी मदद के, बिना किसी सपोर्ट के। इसमें एक गहरा सेंस ऑफ अबैंडनमेंट यानी त्याग दिए जाने का एहसास होता है। और ये इडियम खास तौर पर उन सिचुएशंस के लिए यूज होता है जब किसी के एक एक्शन से या कोई एक्शन ना लेने से दूसरे लोग एक बहुत ही कमजोर पोजीशन में आ जाते हैं। इसमें अक्सर टूटे हुए विश्वास या जिम्मेदारी से भागने का एहसास जुड़ा होता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट का लीडर अपनी टीम को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाए, या फिर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज की परवाह किए बिना अचानक बंद हो जाए, तो जो लोग पीछे रह जाते हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। ये सिचुएशन इस एग्जाम्पल से बिल्कुल साफ हो जाती है। When the company closed, the workers were left high and dry.